एवरीवन, आज हम थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट, इससे पहले वीडियो में हमने परागण के प्रकार, परागण के अनुकूलन के बारे में पढ़ा था और निषेचन लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे। असंगतता भी हमने एक टॉपिक पढ़ा और अभी हम निषेचन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया आपको, निषेचन नर एवं मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसकी खोज 1884 के अंदर, 1884 के अंदर लिलियम नामक प्लांट्स के अंदर स्ट्रासवर्जर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब निषेचन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जो पराग नली विकसित होगी, परागकण के अंदर जो पराग नली विकसित होगी वो बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पराग नली का बीजांड में प्रवेश। चैप्टर 13 है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पराग नली का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नली बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। एक डायग्राम के द्वारा मैं शो करूंगा। जैसे ये बीजांड है, पराग नली का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है पराग नली ऐसे आए और यहां से प्रवेश करे, तो इसे कहते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। और अगर बीजांड के अंदर पराग नली बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही तो इसे कहेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। और अगर ये यहां से प्रवेश कर जाए तो इसे कहेंगे निभागीय प्रवेश। दूसरा जो प्रवेश हो सकता है पराग नली का बीजांड के अंदर वो हो सकता है निभागीय प्रवेश। और तीसरा होगा जो तीसरा प्रवेश है पराग नली का बीजांड में वो है अध्यावरणीय प्रवेश। यानी अध्यावरण या इंटेगुमेंट, जो आवरण है चारों तरफ बीजांड का के, उससे अगर पराग नली प्रवेश हो रही है तो उसे बोलेंगे अध्यावरणीय प्रवेश। इस प्रकार से पराग नली का बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश हुआ। बीजांड द्वारीय प्रवेश, नंबर 2 निभागीय प्रवेश और नंबर 3 अध्यावरणीय प्रवेश। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पराग नली का बीजांड में प्रवेश चाहे कहीं से हो, चाहे वो बीजांड द्वार से हो, चाहे वो निभाग से हो, चाहे वो अध्यावरण से हो, लेकिन अंततः लास्ट में अंड कोशिका में जाना है उसको। और अंड कोशिका में जाने से पहले वह सहायक कोशिका में जाती है और सहायक कोशिका से ही अंड कोशिका में जाती है, चाहे प्रवेश कहीं से भी हो। ऐसा होना एक रीजन है, ऐसे होने का एक रीजन है क्योंकि जो सहायक कोशिका होती है ये अंड कोशिका है और ये सहायक कोशिका है। तो पराग नली का प्रवेश चाहे कहीं से भी हो, लेकिन वो अंततः कहां जाएगी, सहायक कोशिका में जाएगी पहले और सहायक कोशिका से अंड कोशिका में जाएगी। तो सहायक कोशिका के अंदर एक तंतुमय उपकरण, इसको इंग्लिश में फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, ये पाया जाता है जो पराग नली को दिशा प्रदान करता है कि अंड कोशिका इधर है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पराग नली का प्रवेश बीजांड में चाहे कहीं से भी हो, अध्यावरण से हो, निभाग से हो, बीजांड द्वार से हो, लेकिन अंड कोशिका में जाने से पहले वह सहायक कोशिका में जाती है क्योंकि सहायक कोशिका में फिलीफॉर्म या तंतुमय उपकरण पाया जाता है और वो उसको दिशा प्रदान करता है पराग नली को कि अंड कोशिका इधर है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा पराग नली का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है। अब पराग नली का बीजांड में प्रवेश हो गया, इससे नेक्स्ट जो पॉइंट्स आएगा वो आएगा द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। दूसरा जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का मतलब नाम से निकल रहा है 2 बार निषेचन। जब पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है
इसे हम एक चित्र के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका है और ये सहायक कोशिका। अब पराग नली अंड कोशिका में जाने से पहले सहायक कोशिका में जाएगी। जैसे ये सहायक कोशिका में जाएगी तो फिलीफॉर्म उपकरण होता है सहायक कोशिका के अंदर, वो इसे अंड कोशिका में भेज देगा और अंड कोशिका में जाते ही इससे एक नरयुग्मक निकलेगा, वो अंड कोशिका के केंद्रक से जुड़ जाएगा, जिसे हम प्रथम निषेचन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। और इससे ही भ्रूण का निर्माण होता है, इससे ही भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इसीलिए भ्रूण 2n होता है। अब जो सेकंड केंद्रक है वो ये ध्रुवीय कोशिका है, इसके ऊपर ध्रुवीय कोशिका होती है जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं और एक केंद्रक अंड से पराग नली से जाता है। तो ये 3 केंद्रक हो गए, यहां 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसीलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं। दूसरा जो केंद्रक है वो ध्रुवीय कोशिका के केंद्रक से जुड़ता है, इसलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं। इसमें 3 केंद्रकों का संलयन हुआ है, इसलिए इसको त्रिक संलयन कहते हैं। और प्रथम निषेचन और त्रिक संलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा या द्विनिषेचन कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले नावाश्चन नामक वैज्ञानिक ने फ्रिटिलेरिया नामक प्लांट्स के अंदर की थी, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस के अंदर प्रथम निषेचन और त्रिक संलयन या त्रिसंलयन, इन दोनों प्रोसेस में 2 बार निषेचन हुआ है, इसीलिए इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। और जो त्रिक संलयन होता है, इससे होता है भ्रूण कोश का निर्माण। भ्रूण कोश ऐसा ऊतक जिससे भ्रूण अपना पोषण प्रदान करता है। पहले भ्रूण कोश का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का। तो भ्रूण कोश हमेशा 3n होता है, त्रिगुणित होता है भ्रूण कोश। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन भ्रूण कोश। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा भ्रूण कोश। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक भ्रूण कोश कहलाता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक भ्रूण कोश कहलाता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक भ्रूण कोश कहलाता है। और भ्रूण कोश का विकास 3 प्रकार से होता है या 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 केंद्रकीय भ्रूण कोश, भ्रूण कोश का विकास 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 केंद्रकीय भ्रूण कोश, इसके अंदर केंद्रक का फॉर्मेशन होता है। ये केंद्रकीय भ्रूण कोश। नंबर 2 कोशिकीय भ्रूण कोश, और नंबर 3 फॉलोवियल भ्रूण कोश। इसके अंदर केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, तो ये केंद्रकीय भ्रूण कोश, ये कोशिकीय भ्रूण कोश, और दोनों का सम्मिलित रूप मिक्स्ड फॉर्म वो कहलाती है हैलोवियल भ्रूण कोश। तो इस तरह से हमने दोहरा निषेचन के बारे में, उसके बाद भ्रूण कोश का निर्माण और भ्रूण कोश के विकास की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा भ्रूण का परिवर्धन। कैसे होता है भ्रूण का परिवर्तन।
नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है भ्रूण का परिवर्धन, और इसके अंदर दो मेन टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बीज। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज के ऊपर एक कठोर आवरण होता है जिसे टेस्टा कहते हैं। इसके नीचे एक आवरण होता है जिसे टैगमेन कहते हैं, और इसके अंदर ये भ्रूण है। ये भ्रूण, ये टेस्टा, ये टैगमेन, इसको हम बीजावरण कहते हैं। और भ्रूण कोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भ्रूणपोषी बीज और एक होते हैं अभ्रूणपोषी बीज। नंबर 1 भ्रूणपोषी बीज, और नंबर 2 अभ्रूणपोषी बीज। इसमें नाम से पता लग रहा है कि ऐसे बीज जिनमें अंकुरण के समय तक भ्रूणपोष बचा रहता है उसे हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये भ्रूणपोषी बीज हैं क्योंकि इनमें अंकुरण के समय तक भ्रूणपोष बचा रहता है। और एक होता है अभ्रूणपोषी बीज, इनमें अंकुरण से पहले ही भ्रूण के द्वारा संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। ऐसे बीजों को हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे मटर है, चना है, ये हैं अभ्रूणपोषी बीज। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फल के बारे में। फल का विकास अंडाशय से होता है। फल का विकास अंडाशय से होता है और फल के ऊपर पाए जाने वाली एक परत होती है, भित्ति होती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। और फल दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक फल और एक आभासी फल। फल का विकास किससे हुआ? अंडाशय से। और फल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, वास्तविक फल और आभासी फल। सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसे फल जिनका विकास केवल अंडाशय से होता है उन्हें वास्तविक फल कहते हैं, और ऐसे फल जिनमें अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का अन्य कोई भाग जैसे पुष्पासन, ब्रंत, बाह्यदल आदि भाग ले तो उसे हम आभासी फल कहते हैं। तो फल का विकास या फल दो प्रकार का हुआ, आभासी और वास्तविक। दोनों की परिभाषाएं आपने पढ़ी। आम एक वास्तविक फल है और सेब एक आभासी फल है। दोनों के एग्जाम्पल आभासी और वास्तविक फल के। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो आएगा अनिषेक फलन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आएगा अनिषेक फलन। नाम से पता लग रहा है अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। और अगर हम किसी भी पुष्प की स्त्री केसर या वर्तिक अग्र पर ऑक्सिन या जिबरेलिन का छिड़काव कर दें तो उसे हम प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं, क्योंकि हमने खुद ने कराया हो इसलिए हम उसको प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3 जो 2 क्लासेस में आपने पढ़ा है। एक बार मैं दोबारा से सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपने परागण, फिर परागण के प्रकार, परागण की अनुकूलन या युक्तियां, परागण के माध्यम, फिर उसके बाद आपने निषेचन, असंगतता, द्विनिषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूणपोष का विकास, और बीज और फल, इनके बारे में पढ़ा है। थैंक यू।